Hello guys, welcome you all to my new channel CA अशोक शर्मा's classes। हम आपके लिए लगातार अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स की वीडियोस लेके आते रहेंगे। आज हम शुरुआत करते हैं अकाउंट्स की, और क्योंकि 11th क्लास में आप अकाउंट्स पहली बार पढ़ रहे हैं और अकाउंट्स का जो पहला चैप्टर है वो भी आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, तो हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं आज अकाउंटिंग से। और साथ में हम आज की वीडियो में कंटेंट लेके आए हैं अकाउंटिंग का मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एंड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। राइट, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मीनिंग से। तो मीनिंग की बात करें तो एक लेमन से पूछा जाए, अगर एक साधारण आदमी से कि पूछा जाए भाई आपके समझ में आता है कुछ अकाउंट्स का मीनिंग क्या है, तो सिंपल सा जवाब देता है अकाउंट्स का मीनिंग हाँ सर मैं जानता हूँ, और उसका मीनिंग है कि हम पैसे का हिसाब किताब रखें या अपनी वैल्यूएबल चीज़ों का हिसाब किताब रखना है अकाउंट से। ओके, टू सम एक्सटेंट ही इज करेक्ट आल्सो। तो ये जो पार्ट है, दिस इज पार्ट इज रिकॉर्डिंग, है ना, रिकॉर्डिंग ऑफ समथिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ मनी और मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, राइट। लेकिन अकाउंट्स, जब हम अकाउंटिंग ऐसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो अकाउंट्स का मीनिंग सिर्फ रिकॉर्डिंग तक ही लिमिटेड नहीं रह जाता है। तो अकाउंटिंग का जो मीनिंग है वो थोड़ा और इससे ज़्यादा वाइड ब्रॉड है बेसिकली, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग इज ए नैरोअर कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग इज ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। तो समझते हैं हम अकाउंटिंग क्या है। बेसिकली अकाउंटिंग इज नॉट ए जस्ट ए सिंगल एक्ट, अकाउंटिंग इज नॉट वन एक्ट, बेसिकली इट इज नॉट ओनली रिकॉर्डिंग, सो इट इज ए रेगुलर प्रोसेस। ओके, जब तक कोई बिजनेस चलता रहता है तब तक उसके साथ साथ अकाउंटिंग भी चलती रहती है। तो इट इज ए रेगुलर प्रोसेस, वन थिंग। सेकंड थिंग, इट इज नॉट रैंडम प्रोसेस, हैफजर्ड प्रोसेस नहीं है ये कि जो चाहे जैसे मर्जी लिख ले, ठीक है। सो इट इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, ओके, जिसकी गाइडलाइंस हमको मिलती है हमारे इंडिया के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से, ठीक है। वो हमारे लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स सब इशू करते हैं, और उनकी मदद से, उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली और उसी पैरामीटर्स के अंदर हम अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं मीनिंग से। मीनिंग बोलो तो मैंने लिखा है, दिस इज अकाउंटिंग इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। तो जैसे मैंने बताया कि अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ओके, इट इज नॉट, अगेन आई टेल यू, इट इज नॉट ए रैंडम प्रोसेस, इट इज नॉट ए हैफजर्ड प्रोसेस। किसी आदमी की अपनी मर्जी नहीं है कि जैसे मर्जी अकाउंट्स लिखता रहे, है ना। उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, उसके लिए कुछ सिस्टम्स हैं, उसके लिए कुछ बुक्स स्पेसिफाइड है कौन कौन सी बुक्स मेंटेन करना चाहिए हमें, ठीक है। एक तो ये बात हो गई कि दिस इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस है, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज है, ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस। तो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को आइडेंटिफाई करता है, फिर उनको मेजर करता है, फिर उनको रिकॉर्ड करता है, फिर उनको क्लासिफाई करता है, फिर समराइज करता है, और फिर लास्ट में हम इंटरप्रिटेशन के बाद उसको कम्युनिकेट करते हैं टू द वेरियस यूजर्स हु आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोले तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होती है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसी भी दो आदमियों के बीच में मॉनेटरी डीलिंग, ओके, तो डीलिंग ऑफ मनी और एक्सचेंज ऑफ मनी और एक्सचेंज ऑफ some commodities or services which can be measured in terms of money, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ओके। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, उनको मेजर करना, उनको रिकॉर्ड करना, उनको क्लासिफाई करना, फिर समराइज करना और फिर उनका इंटरप्रिटेशन करना, ये सब अकाउंटिंग का एक प्रोसेस है। ये सब अकाउंटिंग के एलिमेंट्स भी हैं, अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, और यही अकाउंटिंग का मीनिंग भी है बेसिकली। एंड अल्टीमेटली वो भी जो हमने इंटरप्रिटेशन करके जो कम्युनिकेट किया रिजल्ट सारे, वो हम उनके वेरियस यूजर्स को करते हैं। और यूजर्स भी ब्रॉडली दो तरह के होते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे हम, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये बात हो गई अकाउंटिंग के मीनिंग की। अब ये अकाउंटिंग का मीनिंग में ही, अकाउंटिंग के मीनिंग में ही अकाउंटिंग के फीचर्स, एलिमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या अकाउंटिंग प्रोसेस सारा उस मीनिंग के अंदर ही आ जाता है। हालांकि मैंने उसको डिटेल्स में अलग से पॉइंट लिख दिए हैं। तो मैंने पहला पॉइंट लिखा है, द फर्स्ट पॉइंट आई हैव रिटन, अकाउंट, दिस इज, यू नो व्हाट, these are features, elements, characteristics and accounting process। इन सब का कोई भी कुछ पूछता है आपसे एग्जाम में, फीचर्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, तो these all points are relevant for all these things। कुछ भी पूछेगा तो आप ये लिख सकते हैं। So what is the first feature? First feature is identification, identifying financial transactions। सबसे पहले जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कोई ट्रांजैक्शन
कोई भी ट्रांजैक्शन हमारे सामने आती है तो हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई ये फाइनेंशियल है कि नहीं है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो होती है जिसको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे आप समझ में आएगा आपको कि सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, हम कहीं सेल करते हैं तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि सेल्स इनवॉइस काटोगे पता लगेगा कितने का सेल किया है। परचेज करेंगे तो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, यू पे मनी सो यू विल गेट ए परचेज बिल और परचेज इनवॉइस, उससे देख के पता लगता है आपको कि ये कितना वैल्यू का हमने परचेज किया है, ठीक है। बैंक में पैसा जमा कराते हैं, बैंक से विड्रॉ करते हैं, ओके, बैंक में डिपॉजिट करते हुए पेइंग स्लिप भरते हैं, और किसी को बैंक में डिपॉजिट करते हुए पेइंग स्लिप भरते हैं और किसी को पेमेंट करते हैं चेक से, तो चेक का काउंटरफॉइल आपके पास होता है, उसको देख के यू गेट टू नो दैट दिस इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नेचुरली, है ना। और आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होते हैं जिनको आप सोर्स डॉक्यूमेंट बोलेंगे या उनको वाउचर्स बोल सकते हैं, है ना, जिनके बेसिस पे आप रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, ओके। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपको पता लग जाता है देख के, उसके लिए बहुत ज्यादा कोई टाइम वेस्टिंग प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। जो भी हमारा ट्रांजैक्शन जिसको हम एग्जैक्टली और विद रीजनेबल एक्यूरेसी मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, दोज आर कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। दूसरी बात यह है कि जो भी हम ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हमने पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, तो मनी के टर्म्स में हम उस ट्रांजैक्शन को मेजर करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 4 किलो एप्पल और 2 दर्जन केले खरीदे, तो क्या अपनी बुक्स में आप 4 किलो एप्पल या 2 दर्जन केले रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। या हम उनको ऐड भी करना चाहे तो ऐड भी नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे हम? अब हमें पता है, मान लो कि 4 किलो एप्पल 100 रुपए के हिसाब से 400 रुपए के हैं, 2 दर्जन केले 50 रुपए दर्जन के हिसाब से 100 रुपए के हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि ये परचेज हमारी 500 रुपए की है, तो हम लिख सकते हैं उसको 500 रुपए की परचेज ऑफ फ्रूट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जो भी आप डील करते हैं, जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो परचेज की हो, चाहे वो सेल्स की हो, किसी भी तरह का लेन देन, ठीक है। अब मैंने एक घोड़ा खरीदा और एक गाय खरीदी, तो आई कैन नॉट रिकॉर्ड 1 घोड़ा प्लस 1 गाय, है ना। लेकिन हाँ, मेरा घोड़ा अगर 1 लाख का है, गाय मेरी 50,000 की है, तो मैं लिख सकता हूँ कि लाइव स्टॉक परचेज्ड 1,50,000 का, है ना। तो जब मैं किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी कमोडिटी को हम या किसी भी सर्विस को मनी की टर्म में मेजर कर लेता हूँ, तो वो देन आई से कि हाँ, नाउ आई कैन रिकॉर्ड दैट इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो दैट इज व्हाई मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब है कि वी रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इसके लिए हम उसको मेजर करते हैं। तो जो तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर वहां से देख के पता लग रहा है आपको कि ये कितना अमाउंट इसमें इन्वॉल्व है ट्रांजैक्शन में, तो आप वहां से लिख सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमें किसी जगह पे कुछ एस्टिमेशंस भी करने पड़ते हैं, तो उसके लिए हम बोलते हैं कि अगर हम रीजनेबल एक्यूरेसी से मेजर कर सकते हैं किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इवेंट को, देन आल्सो वी कैन रिकॉर्ड दैट, ठीक है। वो हम बाद में बात करेंगे कि ये मैं किस सिलसिले में बात कर रहा हूँ। तो उसका जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हो सकता है बैड डेट्स होते हैं, जो हमने उधार में माल बेचा होता है, उसमें से अगर हमको रिकवरी नहीं होती है और हम उसको अपना लॉस मान लेते हैं, है ना। तो जब हम उसके लिए प्रोवाइड करते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, हम पहले एस्टिमेट करते हैं कि यार हमने 1 लाख रुपए का माल बेचा हुआ मार्केट में, तो क्या 1 लाख का 1 लाख 100% रिकवरी हो जाएगा? तो जनरली मार्केट में, जनरली ट्रेड में ऐसा नहीं होता कि जो भी किसी भी बिजनेसमैन ने उधार में माल बेचा है, जो भी उसने ऑन क्रेडिट सेल्स की है, वो 100% रिकवरी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो उसमें से कभी 2% या 5% या 4% कुछ भी इररिकवरेबल हो सकता है, जो कि हम रिकवरी ना कर पाए, और रीजन कोई भी हो सकता है, ओके। कस्टमर की नीयत भी हो सकती है, कस्टमर का कोई मजबूरी भी हो सकती है ना। देयर कैन बी एनी रीजन। तो लेकिन जब हमें पता लग जाता है कि ये अमाउंट रिकवर नहीं हो पाएगा, तो हम उसको बैड डेट्स कहते हैं। तो बैड डेट्स को हम बाद में राइट ऑफ करते हैं, बैड डेट्स को हम बाद में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन पहले हमें उसका एस्टिमेट भी करना पड़ता है। वो एस्टिमेट क्या होता है? वो अकाउंटेंट की या मैनेजमेंट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर या उसकी पर्सनल जजमेंट के ऊपर होता है कि उस टाइप के ट्रेड में कितना डिफॉल्ट हो सकता है। तो 5% हो या 2% हो, वो उसको एस्टिमेट करना पड़ता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर हम किसी इवेंट को या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रीजनेबल एक्यूरेसी से मेजर कर सकते हैं, तो दोज आर आल्सो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, और उनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं बिकॉज they can be also measured in terms of money, right? Fine. Then comes the next step or next element or next characteristics, recording. Recording is done in the books of accounts, and that specific books of accounts are called journals. Okay? तो journals में हम recording करते हैं हर transaction की, और जर्नल का एक तो नाम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी होता है, और जर्नल की सब क्लासिफिकेशंस होती हैं।
कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेबल बुक। तो ये जर्नल के ही नाम है, डिफरेंट जर्नल की डिफरेंट कैटेगरीज है, डिफरेंट काइंड्स हैं। ओके ओके राइट। तो फिर इसलिए जब हम ये डिफरेंट काइंड्स के जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, और जो इन डिफरेंट काइंड्स के जर्नल में रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, उसके लिए फिर अलग अलग से बुक होती है, उसको बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। ओके, वो जर्नल प्रॉपर होती है। जर्नल प्रॉपर में सिर्फ वही एंट्रीज होती है जो मैंने बाकी नाम लिए, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड सेल्स, जो वहां पे एंट्री नहीं हो पाएगी, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। ओके, एक तो बात हो गई। फिर दूसरी बात ये हो गई कि जर्नल की जो रिकॉर्डिंग, जर्नल में जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? डेट वाइज। ओके, हर डेट में हम जर्नल की रिकॉर्डिंग करते हैं, जो भी उस डेट की पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस होती हैं। फिर डेट में भी हम उस ऑर्डर में करते हैं जिस ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस होती जा रही है, इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, इन ऑर्डर ऑफ देयर हैपनिंग। जैसे सबसे पहले कोई बिजनेसमैन कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो वो कैपिटल इन्वेस्ट करने की एंट्री कर देगा। फिर उसमें से फिर मान लो कुछ पैसा बैंक में जमा करता है तो बैंक में जमा करने की रिकॉर्ड कर देगा। उसमें से सपोज उसने चेक काट के कोई मशीनरी परचेज की तो मशीनरी परचेज करने के लिए जो पेमेंट की उसकी रिकॉर्डिंग कर देगा। उसके बाद मान लो उसने कुछ गुड्स खरीदी जो कि वो बाद में बेचेगा, जैसे बिजनेस करेगा तो गुड्स परचेज करने की रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद उसने बैंक से लोन लिया तो लोन की रिकॉर्डिंग कर देगा। तो जैसे जैसे जिस डेट में भी, किसी पर्टिकुलर डेट में भी जैसे जैसे जो ट्रांजैक्शन होती रहती है, ठीक है, उसी ऑर्डर में उसका रिकॉर्डिंग होता रहता है। राइट, तो ये बात समझी हमने। दूसरी बात जो मैंने बताया, जर्नल के सब क्लासिफिकेशन, कैश बुक में सारी कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, कैश ट्रांजैक्शंस या इवन जो ट्रांजैक्शंस चेक के थ्रू होती है। परचेज बुक में सारी उधार परचेजेस की ट्रांजैक्शंस उन आइटम्स की जिनमें वो डील करता है। सेल्स में सारी उधार सेल्स की ट्रांजैक्शंस, वो आइटम की सेल्स जिनमें वो बिजनेस करता है ना। फिर परचेज रिटर्न, जो हमने परचेज किया वापस कर दिया, वो रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स रिटर्न, जो हमने सेल्स किया था वापस आ गया, वो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, बीआर बुक एंड बिल्स पेबल बुक वो बाद में बात कर लेंगे, अभी जरूरी नहीं है, अभी आपके इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और बाद में 14-15 चैप्टर के बाद वो बड़ा चैप्टर है, देन वी विल डिस्कस दैट। ओके, तो बेसिकली ये हो गया कि जर्नल में हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस एंड इन डेट वाइज रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, देन कम्स क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ओके, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? अब देखो, जर्नल में मैंने समझाया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। जैसे मान लो मैंने एक महीने की सैलरी दी 7 अप्रैल को सैलरी दी, फिर मैंने 7 मई को दी, फिर 7 जून को दी, फिर मैंने 7 जुलाई को दी, फिर 7 अगस्त को दी। इसका मतलब मान लो मैं हर महीने 7 तारीख को सैलरी देता हूँ, और कभी एम्प्लॉई अभी 10 है, बाद में एक और नया आदमी आ गया तो 8 हो गए, फिर एक आदमी और आ गए 9 हो गए, फिर मैंने 2 आदमियों को निकाल दिया, 3 आदमियों को निकाल दिया किसी वजह से तो कम हो गए, तो सैलरी का अमाउंट भी घटता बढ़ता रहता, चेंज होता रहता है ना। ऐसा नहीं होता कि हर महीने सैलरी का अमाउंट एक ही रहेगा। कभी मैंने इंक्रीमेंट लगा दिया, सैलरी बढ़ गई मान लो, है ना, तो सैलरी का अमाउंट भी वेरी करता है हर महीने। ओके, इट इज नॉट ऑलवेज दैट इक्वल अमाउंट ऑफ सैलरी विल बी पेड एवरी मंथ, वन थिंग। अब क्या होगा, सपोज मुझे चाहिए पूरे साल की सैलरी का अमाउंट, कि मैंने पूरे साल में कितनी सैलरी पे की। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर महीने 7 तारीख का पेज खोलना पड़ेगा ना, और फिर उसको लिस्ट बनानी पड़ेगी, अलग से टोटल करना पड़ेगा। ये तो एक बात होगी। आपको लगा सर कोई बात नहीं, 12 पेजेस तो देखने पड़ेंगे, है ना, ये तो सैलरी में 12 पेज हो गए मान लो। अब अगर रोज चाय पानी आती हो, तो रोज चाय पानी आती है स्टाफ के लिए, उसको बोलते हैं स्टाफ वेलफेयर का अकाउंट, है ना। कभी हम दिवाली पर स्टाफ को गिफ्ट करते हैं, है ना? कभी हम कोई बोनस देते हैं, या कोई और कोई स्टाफ की एक्टिविटी करते हैं जो कि स्टाफ के वेलफेयर के लिए होती है, तो हो सकता है उसमें रोज खर्चा होता हो। चाय पानी का तो रोज ही होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही सपोज हम परचेज करते हैं, तो हम जब परचेज करते हैं तो वो भी ऐसा नहीं है कि महीने में एक परचेज होगी, इट मे बी 10 टाइम्स इन ए मंथ। तो 10 टाइम्स इन ए मंथ हुई तो महीने की 100-150 एंट्री हो जाएंगी उसकी भी। कभी 10 परचेज हुई, कभी 20 हुई, कभी 15 हुई। तो हमें अब पूरे साल का जब देखना पड़ेगा परचेज कितना है, तो हमें जर्नल में पेज पलट के उसकी आइटम छांटनी पड़ेंगी। देन वी हैव टोटल, देन वी हैव टू वी विल गेट ए फिगर। वही पता नहीं कहीं छूट गई कोई आइटम तो वो गलती भी हो सकती है। तो इसलिए वो सारा हमें एक कॉमन नेचर की ट्रांजैक्शंस का टोटल एक जगह मिल जाए, तो उसके लिए क्लासिफिकेशन का प्रोसेस होता है। तो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन बेसिकली इज ए प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ सेम नेचर एट वन प्लेस इन ए सेपरेट बुक कॉल्ड लेजर। उस बुक का नाम लेजर होता है, उसको मेन बुक भी बोलते हैं, है ना। उसमें क्या कर रहे हैं हम, हर पेजेस पे या हर 1-2 पेज छोड़ के हम एक नया हेड खोलते हैं, जो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं उनमें से हम
अलग अलग कॉमन नेचर की ट्रांजेक्शन छाप लेते हैं। जैसे मान लो एक पेज पे सारी परचेजेस, एक पेज पे सारी सेल्स, एक पेज पे सारी सैलरी, एक पेज पे सारा फर्नीचर, एक पेज पे सारा मशीनरी का अकाउंट। ठीक है, तो ये मतलब है कि ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ ए कॉमन नेचर आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस, एंड वो प्लेस क्या है, एंड ए स्पेसिफाइड फॉर्मेट, वो जो प्लेस है फॉर्मेट है, दैट इज कॉल्ड अकाउंट। तो वो एक टी शेप फॉर्मेट होता है, और टी शेप फॉर्मेट कहाँ होता है, वो एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होता है, उसका नाम लेजर होता है। तो वहां से क्या होगा, अब वहां से आप जानना चाहेंगे सैलरी कितनी है पूरे साल की, तो सैलरी अकाउंट खोलेंगे मिल जाएगा। परचेज पूरे साल का कितना है, परचेज अकाउंट खोलेंगे उसमें पूरा मिल जाएगा। अब आपको वो वाली परेशानी दूर हो गई कि आपको जो जर्नल में डिफरेंट पेजेस छापने पड़ रहे थे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ओके, अब जब हम सारे अकाउंट बना लेते हैं बेटे, क्लासिफिकेशन मीन्स आपने सारे अकाउंट लेजर में पोस्ट कर दिया, अब साल खत्म हो गया। ठीक है, साल खत्म हो गया, आपके अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो कंप्लीट हो गए। ओके, ऑल द ट्रांजैक्शंस इनिशियली वर रिकॉर्डेड डेट वाइज इन द जर्नल, एंड देन उसके बाद हमने जर्नल से उसको क्लासिफिकेशन किया, लेजर में अकाउंट खोले। ओके, हर एक डिफरेंट हेडिंग डाली हमने, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, सो मेनी अकाउंट्स आर देयर। वो सारे हमने अकाउंट्स में जर्नल से उठा के पोस्टिंग कर दी वहां पे, है ना, हमारा रिकॉर्डिंग कर दिया। ओके, और फिर हमने लास्ट में क्या किया, साल खत्म होने के बाद उन सारे अकाउंट्स का जो फाइनल बैलेंस है टोटल, है ना, वो फाइनल बैलेंस क्या होता है, वो फाइनल बैलेंस का मतलब है कि एक तो टोटल्स हो गए अगर उसमें एक ही तरह के ट्रांजेक्शन है तो, लेकिन कभी कभी क्या होता है उसमें डेबिट और क्रेडिट दो कॉलम होते हैं अकाउंट में, जो मैंने अभी बताया शायद नहीं, अगले अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे डेबिट क्रेडिट क्या है। फिर भी समझ लेते हैं थोड़ी सी बात कि जो मैं बोल रहा हूँ कि जो अकाउंट होता है, अकाउंट एक टी शेप फॉर्मेट होता है, और टी शेप फॉर्मेट जो होता है उसकी लेफ्ट साइड को हम डेबिट कहते हैं और राइट साइड को हम क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, और जो हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री बुक कीपिंग, है ना। तो ये अभी हम बाद में पढ़ेंगे, डबल एंट्री सिस्टम यहाँ पढ़ेंगे नीचे, ये मैंने लिखा है लास्ट में। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग में क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम हम अडॉप्ट किया है हमने, और डबल एंट्री सिस्टम इज साइंटिफिक सिस्टम। उसमें हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो हर ट्रांजैक्शन को उतने ही अमाउंट से डेबिट और सेम अमाउंट से क्रेडिट किया जाता है। तो डेबिट से क्रेडिट हमेशा बराबर चलते रहते हैं। तो ये एक कंसेप्ट है, ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि जब हम बात कर रहे हैं समराइजिंग की, तो समराइजिंग में अब हमने जब लेजर में क्लासिफिकेशन कर लिया, तो क्लासिफिकेशन के बाद हम जो अकाउंट्स होंगे उनकी लिस्ट बनाएंगे, सारे अकाउंट्स की लिस्ट बनाएंगे, उनके सामने उनके बैलेंसेस लिखेंगे। तो जो उनके बैलेंसेस आएंगे या तो डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे, है ना, और साथ में कैश और बैंक बैलेंस भी होंगे, मतलब these balances of all accounts, okay, plus कैश एंड बैंक बैलेंसेस। तो ये जो कंप्लीट लिस्ट बनाएंगे हम, दिस इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस, दिस इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। ओके, ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाने के एक तो पर्पस ये है कि हमको ये पता लग जाता है कि जो भी हमने अकाउंटिंग की है वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट है कि नहीं है। कैसे पता लगता है, तो जब मैंने बताया आपको कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो जो भी सारे अकाउंट्स होंगे तो उन अकाउंट्स का भी बैलेंस या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, और जब हम टोटल करेंगे तो डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों बराबर आनी चाहिए। अगर वो बराबर आ जाती है, इसका मतलब हमारा जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो टू ए ग्रेट एक्सटेंट, टू ए लार्ज एक्सटेंट अर्थमेटिकली एक्यूरेट है, उसमें गलती होने के चांसेस काफी कम है। ठीक है, लेकिन अगर वो बराबर नहीं आता है, डेबिट एंड क्रेडिट्स बराबर नहीं आते हैं, तो इसका मतलब तो पक्का है कि भैया कहीं ना कोई गलती हो गई है। फिर उस गलती को ढूंढने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है और काफी टीडियस काम होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, ये प्रोसेस कहाँ पे आता है बेटा, दिस कम्स समराइजिंग में, है ना। तो मैं शायद थोड़ा फ्लो में जल्दी बोल गया, समराइजिंग का मैंने शुरुआत नहीं की थी। तो समराइजिंग इज व्हाट, समराइजिंग मींस presenting the classified data, summarizing means presenting the classified data in a manner easy to understand and useful to various users. ठीक है, summarizing means presenting the classified data. classified data कौन सा था, यहाँ तक हमने क्लासिफिकेशन का किया था, मतलब जो लेजर में हमने अकाउंट खोले थे, है ना, लेजर में अकाउंट खोल के हमने सारा वहाँ पे जर्नल से ट्रांजेक्शंस लेजर में पोस्ट कर दिया था। उसके बाद हमने अकाउंट्स के बैलेंसेस की लिस्ट बनाई, वो मैंने बोला ट्रायल बैलेंस। तो जो हमने ये इसको क्लासिफाइड डाटा को हमने इस तरह से प्रेजेंट करना है कि वो डिफरेंट यूजर्स जो भी अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो और यूजफुल हो। ठीक है, और ये प्रोसेस जो समराइजिंग का प्रोसेस है, दिस इन्वॉल्व्स मेकिंग ऑफ 3 स्टेटमेंट्स। वन इज ट्रायल बैलेंस, जो मैं आपको डिटेल में भी समझा चुका हूँ, है ना। ट्रायल बैलेंस क्या है, लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स इन द लेजर
अलॉन्ग विद कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। ठीक है, इसका डेबिट साइड क्रेडिट साइड बराबर होना चाहिए। बराबर आ गया तो हमारे अकाउंट्स ऑटोमेटिकली एक्यूरेट है, ये मतलब टू ए ग्रेट एक्सटेंट। ओके राइट, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि और कुछ ऐसी गलतियां भी होती है जो ट्रायल रेडी हो जाता है तो भी रह सकती हैं। ओके, उनकी बातें हम बाद में करेंगे, एक चैप्टर अलग से आएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ओके राइट, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वो पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। अभी आपको आज पहली क्लास है आपकी, तो एक तो रिक्वेस्ट ये है मेरी कि शायद आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है अभी तक जितना भी मैं बोला हूँ, तो साइमल्टेनियसली लाइक और शेयर करते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वो जो बेल आइकन या रेड बटन आपको दिखाई दे रहा है उसको दबा के, राइट। ओके, बाकी तो फिर हम आपका ध्यान रखेंगे कि आपको कंटेंट बहुत क्वालिटी का मिलता रहे, उसमें शायद आपको कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं होगी, राइट। तो हमने क्या किया, ट्रायल बैलेंस की बात कर ली। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद देन वी मेक अनदर 2 डॉक्यूमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट से हमको प्रॉफिट या लॉस पता लगता है बिजनेस का, है ना, क्योंकि जानना जरूरी होता है बिजनेसमैन के लिए कि उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो इनकम स्टेटमेंट से द बिजनेसमैन एंड एवरीबॉडी जो भी बिजनेस में इंटरेस्टेड है, दे कम टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, दे कम टू नो अबाउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। ओके, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, एक प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट पता लगता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट पता लगता है। ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट क्या होता है इसकी बात भी हम टाइम आने पे करते रहेंगे। ओके, अभी आपको समझना यही है कि इनकम स्टेटमेंट में 2 पार्ट होते हैं, वन इज ट्रेडिंग अकाउंट, वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड ट्रेडिंग अकाउंट से हमको ग्रॉस प्रॉफिट पता लगता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट पता लगता है। ठीक है, देन वी मेक ए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ और बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, ये फाइनेंशियल बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है। फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब क्या है, जिसके पास भी ज्यादा असेट्स होती है उसको बोलते हैं ज्यादा वैल्यूएबल चीज है ना वो। मेरे पास ज्यादा असेट्स है, मैं आप बोलेंगे सर आप तो बहुत अमीर आदमी है, आपके पास उतनी असेट्स है। लायबिलिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, आपके ऊपर तो कर्जा बहुत है, वो खराब चीज होती है। ठीक है, तो जिस भी बिजनेस की ज्यादा असेट्स और कम लायबिलिटीज है, इसका मतलब उसकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है कंपैरेटिवली उस बिजनेस से जिसके पास कम असेट्स और ज्यादा लायबिलिटीज है। ओके, और असेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस होता है, असेट्स माइनस लायबिलिटीज, दैट इज कॉल्ड कैपिटल और नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस। तो बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिससे हमको बिजनेस की असेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल का पता लगता है। असेट्स का मतलब व्हाट बिजनेस ओन्स एंड लायबिलिटी मींस व्हाट बिजनेस ओज। तो जितनी भी वैल्यूएबल चीजें बिजनेस ओन करता है, प्रॉपर्टीज है ना एटसेट्रा, जहां से भी उसको मनी या मनी के बेनिफिट्स मिलते हैं फ्यूचर में, वो सारी असेट्स होती है। और जो बिजनेस ने बाहर वालों को पे करना होता है और इवन प्रोप्राइटर को पे करना होता है, वो उसकी लायबिलिटीज होती है। जो बाहर वालों को पे करना होता है उसको हम बोलते हैं आउटसाइडर्स लायबिलिटी या एक्सटर्नल लायबिलिटी। जो उसका प्रोप्राइटर की तरफ लायबिलिटी होती है उसको बोलते हैं हम कैपिटल। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर प्रोप्राइटर को बिजनेस एक ही बात है, तो प्रोप्राइटर बिजनेस एक बात है या नहीं है, वो अकाउंटिंग में क्या होता है ये हम पढ़ेंगे और आगे जो हमारी अभी आगे के लेक्चर्स आएंगे, है ना। तो कुछ हम कॉन्सेप्ट्स या कुछ एग्जाम्पशंस पढ़ेंगे, वो आपके बुक के हिसाब से चैप्टर 3 होगा। अगर आप टी.एस. ग्रेवाल की बुक देखते हैं उसके तो मुझे चैप्टर्स याद है, डी.के. गोयल भी देखते हैं तो डी.के. गोयल का ये तो नहीं पता चैप्टर कौन सा होगा, है ना। लेकिन बताया था बुक के बारे में, डी.के. गोयल पढ़े या टी.एस. ग्रेवाल पढ़े, दोनों ही अच्छी बुक हैं। ठीक है, लेकिन मैंने हमेशा टी.एस. ग्रेवाल पढ़ा है ज़्यादा। फ्रॉम माई स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम से ये हर लेवल पे हमने टी.एस. ग्रेवाल पढ़ा है। तो टी.एस. ग्रेवाल मोर देन 50 ईयर्स पुराना एडिशंस उसके चलते रहे हैं। व्हेन आई वाज वेरी यंग इन स्कूल्स, तो भी था, कॉलेज में भी था, सब जगह था टी.एस. ग्रेवाल, राइट। तो हम पढ़ रहे थे कहाँ पे, बैलेंस शीट हमने बात कर ली। तो बैलेंस शीट में हमको असेट्स एंड लायबिलिटीज पता लगता है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है। ओके, तो ये अकाउंटिंग का प्रोसेस भी है, कैरेक्टरिस्टिक भी है, एलिमेंट भी है। ओके, देन जब ये हमारा जब पूरा ये फाइनल अकाउंट्स बन जाते हैं, इनको बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट का बनाना जो होता है, दीज आर फाइनल अकाउंट्स। यही चाहिए होता है हमको साल के एंड में, हमें जानना होता है कि उस बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कितना है और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसकी असेट्स, लायबिलिटीज और नेटवर्क क्या है। उसके बाद इन डॉक्यूमेंट से जो मैनेजमेंट है या जो भी सीनियर लोग होते हैं उस फर्म के, चाहे वो अकाउंटिंग स्टाफ हो, चाहे वो फाइनेंस का स्टाफ हो, चाहे मैनेजमेंट में मैनेजरियल लेवल में हो वो लोग, तो वो उसको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, वो जो उसके एक्सपर्ट्स होते हैं। एनालाइज करने का मतलब विश्लेषण, इंटरप्रिटेशन का मतलब व्याख्या, है ना, उसका मतलब निकालते हैं। तो उसका जो मतलब निकाला वो डिटेल में, देन दे गेट्स सम कंक्लूजंस,
और उनको वो कम्युनिकेट करते हैं टू द वेरियस यूजर्स हु आर इंटरेस्टेड इन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, यूजर्स मेनली दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। जिनको भी अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट है उनको ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाती है। So this will be complete the features, elements, characteristics and accounting process। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स की। ओके, तो बिफोर वी स्टार्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स, तो अगर आप ये नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। ओके, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले लीजिए। ठीक है, ओके, चलो बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव, जब भी कोई अच्छा काम, बुरा काम, कोई भी एक्टिविटी होती है उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ऐसे अकाउंटिंग के भी ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंटिंग के? मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। ओके, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कोई भी ह्यूमन मेमोरी इतनी बड़ी नहीं है कि वो ट्रांजैक्शन सारी बिजनेस की 365 दिन की रिकॉर्ड कर सके, है ना। मैं छोटे छोटे एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ कि आपने कोई बिजनेस है, आपने उधार माल बेच रहे हो किसी को, तो आपने रात को पहले बेचा, शाम को बेचा और हर आदमी से आपने 12-15 ट्रांजेक्शन कर ली, तो क्या आप याद कर पाओगे कि आपने लास्ट में कितना लेना है? तो भी आप बोलोगे नहीं ले पाओगे, नहीं कर पाऊंगा। तो मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, तो एक दिन की बात छोड़ो, आपको जब बिजनेस कर रहे हो तो एक दिन तो बिजनेस करना नहीं है, आपने तो पूरे साल बिजनेस करना है, सालों साल करना है ना। तो मान लो 2, 4, 5 ट्रांजेक्शन आपने याद कर भी ली, तो क्या आप पूरे साल की ट्रांजेक्शन याद कर पाओगे? है ना, कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया, किसको मैंने कितना बेचा, उसने कितनी पेमेंट कर दी। कभी कभी पार्ट पेमेंट भी तो आती है ना, 10,000 का माल ले गया, 2,000 दे गया, बाकी को बोला कि सर लिख लेना, मैं बाद में हिसाब कर दूंगा। फिर आया, फिर 3,000 दे गया, फिर बोला सर मैं बाकी बाद में दूंगा। तो कैसे याद रहेगा आपको कब वो कितना दे गया, और बाद में बोले सर मैं तो पूरी पेमेंट कर गया था, तो आपके पास प्रूफ भी नहीं है कोई। ठीक है, सो अकाउंटिंग हेल्प्स अस टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड और रिलीव्स आवर ब्रेन टू इन्वॉल्व इन अननेसेसरली रिमेंबरिंग ऑल दिस ट्रांजैक्शंस। ना तो हम याद कर पाएंगे, परेशानी हो जाएंगे, है ना। तो हमको और बहुत इंपॉर्टेंट काम होंगे, या बिजनेस के मैनेजमेंट को या बिजनेस के ओनर को और बहुत इंपॉर्टेंट काम होंगे याद करने के लिए। तो ये वाला काम क्यों याद रखे हो, जो हम लिख के रिकॉर्ड में सेव कर सकते हैं, है ना। तो कभी भी बिजनेसमैन चाहे तो रेफर कर सकता है अकाउंट से, देख सकता है कि मैंने क्या किससे लेना है, क्या किसको देना है। ठीक है, तो ये उसका ऑब्जेक्टिव है, टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, और जिससे कि ह्यूमन मेमोरी के ऊपर ये बर्डन ना हो कि हम उसको सारा कुछ याद करना है, या तो रख ही नहीं पाएगा। सेकंड, असर्टेनिंग प्रॉफिट और लॉस। कोई भी आदमी बिजनेस करता है, या किसी भी आदमी को किसी बिजनेस में इंटरेस्ट होता है ना, जैसे बैंक है, क्रेडिटर्स हैं, बहुत लोग होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, उनको किसी बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, जो उससे डील करते हैं बेसिकली, है ना। तो देखना चाहते हैं कि यार इस बिजनेस में प्रॉफिट है कि लॉस है, या ये कैसा कर रहा है बिजनेस में, परफॉर्मेंस कैसी होगी। ठीक है, तो अकाउंटिंग हमारा ये ऑब्जेक्टिव पूरे करता है। और सबसे बड़ा इंटरेस्ट किसको होता है? प्रोपराइटर को, ओनर को, चाहे वो प्रोपराइटर हो, सिंगल प्रोपराइटर, सोल प्रोपराइटरशिप में, या पार्टनर हो, या कोई कंपनी है तो शेयर होल्डर्स हो। ओके, दे वांट टू नो कि जो उनका बिजनेस है उससे उसको प्रॉफिट मिल रहा है कि लॉस मिल रहा है, या प्रॉफिट जितना उन्होंने सोचा था उतना ही मिल रहा है या कम मिल रहा है। ठीक है, सो दैट कि अगर उनको दिखता है कि यार मैंने सोचा कुछ और था, हो कुछ और है, तो वो कुछ उपाय कर सकते हैं, उसका कुछ रेमेडियल मेजर ले सकते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है असर्टेन करने में हमारे बिजनेस में हमको प्रॉफिट और लॉस मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है कि लॉस मिल रहा है। तो वो कैसे होता है, जो बताया था आपके समराइजिंग में कि वी मेक इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट से पता लगता है कि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। इनकम स्टेटमेंट में मैंने फिर बताया था कि 2 पार्ट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से वी कम टू नो अबाउट द ग्रॉस प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से वी कम टू नो अबाउट द नेट प्रॉफिट। ठीक है, देन थर्ड इज डिटेक्टिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग से हमें एक और ऑब्जेक्टिव अचीव होता है कि अकाउंटिंग ये शो करती है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। वो कैसे शो करती है, वो हम बैलेंस शीट से हमें मिलती है इन्फॉर्मेशन। बैलेंस शीट मैंने बताया था स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज होती है। बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड लायबिलिटी साइड होती है, राइट साइड असेट साइड होती है। तो बैलेंस शीट में वी रिकॉर्ड ऑल असेट्स, थिंग्स ऑफ वैल्यू ओन्ड बाय द बिजनेस, लायबिलिटीज अमाउंट पेएबल टू आउटसाइडर्स, और जो असेट्स जितने अमाउंट से लायबिलिटीज से एक्सीड करती है, असेट्स माइनस लायबिलिटीज, एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटीज, दैट इज कॉल्ड कैपिटल या नेटवर्थ। बैलेंस शीट की भी लायबिलिटी साइड असेट साइड दोनों मैच करनी चाहिए, दोनों बराबर आनी चाहिए। वो क्या किस चीज का इफेक्ट है, वो डबल एंट्री सिस्टम का इफेक्ट है, जो हमने पहले बात कर चुके हैं, है ना। इसी वीडियो में भी बात की है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जितने अमाउंट से डेबिट होती है उतने अमाउंट से क्रेडिट होती है, और डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर आने चाहिए। इसलिए हमारा ट्रायल बैलेंस मैच करता है, इसीलिए हमारी बैलेंस शीट भी मैच होनी चाहिए। फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करती है अकाउंटिंग, ये उसका एक ऑब्जेक्टिव है। मैनेजमेंट को तरह तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं डिफरेंट स्टेजेस पे,
तो वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ले पाता है मैनेजमेंट उस वो डिफरेंट डिसीजंस। ओके, तो वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? अकाउंटिंग से मिलेगी, अगर अकाउंटिंग अच्छे मेंटेन कर दो, ठीक से मेंटेन कर दो, तो एक ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर दिया। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, जैसे हमने बताया कि इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स दो तरह के यूजर्स होते हैं, उनकी डिटेल बाद में बात करेंगे। तो उनको अकाउंटिंग जो है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जिस इन्फॉर्मेशन की उनको जरूरत होती है अब उनके डिसीजन मेकिंग के हिसाब से, ठीक है, उनकी जरूरत के हिसाब से। ओके, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, तो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स अगर ठीक से मेंटेन्ड है तो अकाउंटिंग जो हमारी बिजनेस की असेट्स है उनको प्रोटेक्ट करने में भी अकाउंटिंग हेल्प करती है। ठीक है, अगर असेट्स के रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होंगे, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मेरे ऑफिस में लैपटॉप है मान लो 60, फिर 2 महीने और खरीदे 62 हो गए, फिर मैंने 4 और खरीदे 66 हो गए, फिर मेरे 3 खराब हो गए, मैंने डिस्कार्ड कर दिया तो 63 हो गए। तो ऐसे चलता रहता है। अगर मेरे रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं होंगे तो मुझे कभी भी याद नहीं रहेगा कि लैपटॉप अभी मेरे पास कितने होने चाहिए। तो इसलिए अगर मान लो 1 या 2 चोरी हो गए तो मुझे पता लगेगा नहीं। तो अगर रिकॉर्ड ठीक से मेंटेन होते हैं तो मुझे बिजनेस की असेट्स को प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प मिलती है। That will be complete objectives of accounting. फिर आगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एज ए क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको जानना चाहिए कि कितने टाइप की अकाउंटिंग होती है। 3 टाइप की मैंने लिखी है, लेकिन 5 टाइप की भी लोग बोलते हैं। आप 3 टाइप की भी याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नाम याद रख लो, बस नाम याद रख लो, वरना अगर क्वेश्चन आएगा तो आ सकता है, डिटेल में कुछ नहीं आएगा। आप जो पढ़ रहे हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, 12th में भी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर एक अकाउंटिंग होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेफिनेशन, मीनिंग हम पढ़ चुके हैं, उसके फीचर्स, एलिमेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ चुके हैं, उसके बारे में डिटेल में बात काफी हो चुकी है, तो और बात करने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स में होती है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है, जहाँ पे प्रोडक्शन होती है किसी चीज की, और वहाँ पे किसी भी यूनिट की कॉस्ट असरटेन करना एक काम होता है, क्योंकि हमें उसका प्राइस फिक्स करना है। किसी भी आइटम का प्राइस फिक्स करने से पहले हमें उसकी कॉस्ट पता होनी चाहिए कि मैं इस मार्केट का प्राइस अगर 20 रुपये रखता हूँ तो इसकी कॉस्ट अगर 20 रुपये से कम होगी तभी मुझे प्रॉफिट होगा, है ना। तो पहले मैं कॉस्ट जानूंगा, तो कॉस्ट के बाद मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन जितना चाहता हूँ वो सोचूंगा क्या होना चाहिए, फिर मैं सेलिंग प्राइस देखूंगा क्या होना चाहिए, फिर मैं कॉम्पिटिटिव मार्केट में देखता हूँ कि और लोग कितने में सप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग। और फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है तो मुझे देखना पड़ता है कि मैं कहाँ से उसकी कॉस्ट रिड्यूस कर सकता हूँ। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का होता है। इसमें कई टेक्निक्स होती है कॉस्ट अकाउंटिंग में भी, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल और एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। जब आप बीकॉम में, बीबीए में चार्टर्ड अकाउंटेंसी करेंगे तो वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जो अकाउंटिंग की उस टाइप की इंफॉर्मेशन देती है जो मैनेजमेंट के लिए यूजफुल होती है ना। तो उसमें भी डिफरेंट टूल्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, जैसे रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट एटसेट्रा। ये इनसे जो हमको रिजल्ट्स मिलते हैं वो मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजंस लेने के लिए फायदेमंद होते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग, okay, which provides the management with the information that is useful for it for taking various decisions at different stages of the business, right? उसके बाद 2 अकाउंटिंग और होती है, एक होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, होती है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग जो हमें टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में सिर्फ ये ऐसा अकाउंटिंग होती है कुछ की जो बिजनेस है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहा है तो वो सोसाइटी को दे क्या है, ओके। तो इस टाइप का अकाउंटिंग ये देखना कि क्या वो सोसाइटी को कुछ पॉजिटिव चीज़ें दे भी रहा है कि नहीं दे रहा, या सोसाइटी को पोल्यूशन दे रहा है, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन ही दे रहा है, ओके। तो जब कोई कहीं पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे सड़कें भी बनाई जाती हैं, वहाँ पे ट्रेन की रेलवे लाइन भी डाली जाती है, वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस भी खुलते हैं वहाँ के स्टाफ के लिए, और वहाँ के लिए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस भी बनाए जाते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल्स की भी या हेल्थ की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती है। दीज आर द पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, ओके। तो जब इंडस्ट्री कहीं आती है, कोई फर्म जहाँ पे बिजनेसेस, जहाँ पे बिजनेस सेंटर्स जहाँ बनते हैं, तो वो कुछ ना कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं उसके, और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। तो उसको अकाउंटिंग करना उसका, है ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन कम्स सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग 2 तरह के हम अभी देखते हैं, एक तो होता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम वो है जो हम पढ़ रहे हैं, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम इज ए साइंटिफिक सिस्टम। इसमें हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट एस्पेक्ट होता है, एक राइट एस्पेक्ट होता है, और वो जो हर ट्रांजैक्शन में दोनों ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं।
जितने अमाउंट से कोई एक अकाउंट डेबिट होता है उतने अमाउंट से एक या एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट भी होता है। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर चलते हैं। दैट वे वी से व्हाट इज रिसीविंग एस्पेक्ट, व्हाट इज गिविंग एस्पेक्ट। जैसे मशीनरी परचेज करता हूँ तो मशीनरी मेरे को आएगी, है ना, और कैश मेरे पास से जाएगा, तो दो एस्पेक्ट हो गए ना। तो वन एस्पेक्ट इज इनकमिंग एस्पेक्ट इज डेबिट एस्पेक्ट, आउटगोइंग एस्पेक्ट इज क्रेडिट एस्पेक्ट। दैट वे वो डबल एंट्री सिस्टम होती है जिसमें वो साइंटिफिक होता है। उसी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस वैल्यू होता है, वो उसी वजह से हमारी बैलेंस शीट मैच होती है, और उसी वजह से ये इंश्योर होता है कि हमारे अकाउंट्स ऑटोमेटिकली एक्यूरेट है। सिंगल एंट्री सिस्टम इज कॉल्ड अकाउंटिंग ऑफ इनकम्प्लीट बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स। तो जहां पे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनकम्प्लीट होती है, सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम मेंटेन नहीं करते और उसके बेसिस पे अगर हम अकाउंटिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंगल एंट्री। वो सिस्टमेटिक नहीं होती, उसमें ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है, ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते हैं, और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस शीट प्रॉपरली नहीं बनती है ना। थोड़ी चीज़ें और उसमें हमें उसके लिए करना पड़ती है मेहनत, वहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए। इसलिए उसको साइंटिफिक मेथड नहीं बोलते हैं। वो जनरली छोटे छोटे दुकानदार जो होते हैं, जहाँ आप देखते हैं छोटी छोटी मार्केट में दुकानदार बैठे होते हैं, तो वो सामान बेचते हैं, वो रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते हैं, आप भी खरीद के लाते हैं, हम भी खरीद के लाते हैं, वो सब सिंगल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे होता है। तो उनका एक कैश बॉक्स होता है, तो कैश बॉक्स से मान लो सुबह 1000 रुपये थे, शाम को 10,000 हो जाते हैं, तो वो आइडिया लग जाता है उनको कि 9,000 रुपये की सेल हुई है, राइट। वो रिकॉर्ड रखते हैं सिर्फ उन लोगों का जिन लोगों ने उधार में माल खरीदा है, कहाँ कहाँ से पैसा आना है या कहाँ कहाँ किस किस को पैसा देना है, ये रिकॉर्ड रखते हैं, और बैंकिंग ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं। ओके, तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। ठीक है, इसके साथ आज हम क्लोज करते हैं वीडियो। ओके, फिर मिलते हैं अगली वीडियो लेके जल्दी। बाय बाय। ओके, फिर एक रिक्वेस्ट वही कि आप अगर वीडियो पसंद आई तो मैक्सिमम इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बेल आइकन या रेड बटन जो दिख रहा है आपको वो दबाइए। ओके।